हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका फिर से प्यारे से चैनल तो अपन ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम हिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर जो हमने कंप्लीट कर चुके थे उसका हम ऑब्जेक्टिव आपके सामने लेकर बोले थे आपको कि हम ऑब्जेक्टिव कराएंगे, तो हम आपके सामने ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं। तो क्लास शुरू होने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, हम लोग को सपोर्ट कीजिए, 1K जरूर कीजिए, ठीक है। अपने दोस्तों के पास लिंक शेयर कीजिए, व्हाट्सएप पे लिंक शेयर कीजिए, इंस्टा पे लिंक शेयर कीजिए, कहीं भी अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें, ठीक है। तो आज हम हिस्ट्री के जितना भी पढ़ाए थे आपको फर्स्ट चैप्टर में डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, आप लोग वीडियो नहीं देखें तो जाकर देख लें, आपसे रिक्वेस्ट है। और हम हिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर के पूरा वन शॉट में कराएंगे, मतलब अब वन शॉट बोलिए, वीवीआई बोलिए, लेकिन हाँ ऑब्जेक्टिव हम आपको पूरा वीवीआई कराने वाला है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी करते हुए। देखिए, हम पहला है यूरोप में राष्ट्रवाद, हमारा चैप्टर नंबर पहला था यूरोप में राष्ट्रवाद। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा स्क्रीन पे दिख रहा है, लुई 16वां कैसा शासक था। देखिए, लुई 16वां कैसा शासक था, तो निरंकुश या प्रतिक्रियावादी। एग्जाम में भी से पूछता है। देखिए, सब आपको किताबी में से बनाया गया, ठीक है, जो पढ़ा है उसी में से बनाया गया है। लुई 16वां कैसा शासक था, तो निरंकुश या प्रतिक्रियावादी शासक था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लुई 16वां कहाँ का शासक था। लुई 16वां कहाँ का शासक था दोस्तों, तो फ्रांस का शासक था, ठीक है। फ्रांस का शासक मतलब राजा होता है, राजा, ठीक है, शासक मतलब राजा। और लुई 16वां कौन था, तो राजा था, ठीक है। आगे दोस्तों है, लुई 16वां के खिलाफ कब क्रांति कर दी। लुई 16वां के खिलाफ मतलब देखो, लुई 16वां जो राजा था वो खिलाफ क्रांति मतलब जो मतलब होता है कि कोई भी विरोध कर क्रांति कर रहे हैं, मतलब कोई डेवलप करने के लिए हम क्रांति कर रहे हैं, उसी को मतलब लुई क्रांति बोलते हैं, ठीक है। तो लुई 16वां के खिलाफ कब क्रांति कर दी थी जनता लोग ने, तो 1789 ईस्वी में, ठीक है, 1789 ईस्वी में, ठीक है, 1789 ईस्वी में। आगे दोस्तों, लुई 16वां किस वंश का राजा था। लुई 16वां किस वंश का राजा था दोस्तों, तो बोरो वंश का राजा था। पूछेगा, ये एग्जाम में जरूर पूछेगा, लुई 16वां किस वंश का राजा था, तो बोरो वंश का राजा था। आगे बढ़ते हैं, 1789 ईस्वी के क्रांति के बाद क्या हुआ। देखो, 1789 ईस्वी की क्रांति हुआ था, तो उसके बाद कि जो लुई 16वां था गद्दी छोड़कर भाग गया था। लिखा है लुई 16वां गद्दी छोड़कर हट गया था, भाग गया, हटा दिया गया था, चाहे भाग गया, ठीक है। आगे दोस्तों, नेपोलियन बोनापार्ट युग का अंत कब हुआ। देखिए, नेपोलियन युग का शुरुआत कब हुआ। देखो, युग का शुरुआत नेपोलियन बोनापार्ट युग का शुरुआत कब हुआ, तो 1804 ईस्वी में दोस्तों, 1804 ईस्वी में, ठीक है, 1804 ईस्वी में। आगे है, नेपोलियन युग का अंत कब हुआ। नेपोलियन युग का अंत कब हुआ, तो 1815 ईस्वी में। देखो, शुरुआत और अंत ये हिस्ट्री में जरूर पूछता है कि इनका जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुआ, किस स्थान पे हुआ, ये सब हिस्ट्री मतलब वही इतना भी हिस्ट्री। अब सोच लोगे हिस्ट्री में, देखिए थोड़ा सा इसमें हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं आज। देखिए, सोचेंगे कि हिस्ट्री में, ठीक है, हिस्ट्री पुराना चीज़ है, हम पिछले इतिहास के बारे में पढ़ते हैं, जो चीज़ घटना होगी उसके बारे में पढ़ते हैं। तो आप लोग ये भी सोचते होंगे दोस्तों कि हमारे जो परदादा थे उनके बारे में क्यों नहीं लिखाया। तो इतिहास जो है वो प्रमाण खोजती है, क्या प्रमाण, ठीक है, प्रमाण खोजती है, मतलब प्रूफ खोजती है। तो ये सब प्रूफ दिया गया है, तो ये सब किताब में छपा गया है, ठीक है। तो है यही है, नेपोलियन युग का अंत कब हुआ, तो 1815 ईस्वी में दोस्तों, ठीक है, 1815 ईस्वी में। आगे दूसरा अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, नेपोलियन ने किस राज का निर्माण किया था। नेपोलियन ने किस राज का निर्माण किया था, तो जर्मन राज का निर्माण किया था, ठीक है। आगे है, नेपोलियन कार्ड में कुल कितने कोड थे। जो नेपोलियन कार्ड जो था उनके में 5 कोड थे, कितने, 5 कोड थे, ठीक है, 5। अगला क्वेश्चन, नेपोलियन 1789 ईस्वी के समय कहाँ था। नेपोलियन 1789 ईस्वी के समय क्या था, तो क्या था, तो सेनापति था। क्या दोस्तों, सेनापति था। लाइट कट गया है, सेनापति था, ठीक है। आगे है क्वेश्चन है, नेपोलियन ने जर्मनी के 300 छोटे छोटे राज्यों का कितने राज्यों में विभक्त कर दिया, तो 39 राज्यों में। जो नेपोलियन था थोड़ा सा अच्छा व्यक्ति था, अच्छा व्यवहार का था, तो क्या कि यही नेपोलियन ने 300 छोटे छोटे जो राज्य थे, बहुत मतलब जो गांव देश थे, उनको 39 राज्यों में विभक्त कर दिया, बांट दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है, तो वियना। कहाँ है दोस्तों, वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है। आगे है, ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था। मेटरनिक। कौन था, मेटरनिक।
अब है मेटरनिक युग का शुरुआत कब हुआ। मेटरनिक युग का शुरुआत 1815 ईस्वी में हुआ दोस्तों, ठीक है। ये भी बहुत आसान है, मेटरनिक युग का शुरुआत अंत। एग्जाम में पूछे मेटरनिक युग से आप क्या समझते हैं तो लिख देना है। मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। मेटरनिक की शुरुआत 1815 से लेकर 1848 तक रहा। ये कट्टर प्रतिक्रियावादी था, ऐसा मतलब लिख सकते हैं, ठीक है। तो उसी का है मेटरनिक युग का शुरुआत कब हुआ तो 1815 ईस्वी में दोस्तों, ठीक है, 1815 ईस्वी में। आगे मेटरनिक युग का अंत कब हुआ। और मेटरनिक युग का अंत कब हुआ तो जैसे बताएं कि शुरुआत 1815 में हुआ और मृत्यु 1848 में हुआ। अब आगे है मेटरनिक कैसा शासक था। मेटरनिक कैसे अभी बताएं कि मेटरनिक के कट्टर प्रतिक्रियावादी था, तो लिखे देखिए कट्टर प्रतिक्रियावादी था। वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की। वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की तो मेटरनिक ने की थी, ठीक है। अब आगे दोस्तों वियना सम्मेलन के दौरान पूर्ण किस वंश का स्थापना हुआ। जो वियना सम्मेलन हुआ था, जो वियना सम्मेलन जो हुआ था 1815 ईस्वी में, उसमें बोरो वंश का फिर से स्थापना हो गया था, ठीक है। दौरान पूर्ण बोरो वंश का स्थापना हुआ था, देख बोरो वंश लिखा है। अगला है वियना सम्मेलन के दौरान पूर्ण फ्रांस का राजा कौन बना। जब वियना सम्मेलन हुआ उसमें पूर्ण कौन शासक बना तो कौन शासक बना तो लुई 18वां बना। लुई 18वां, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लुई 18वां और लुसलाव में ध्यान दीजिएगा। आगे दोस्तों जुलाई 1830 की क्रांति के समय, जुलाई 1830 की क्रांति के समय, एक मिनट ये दिख नहीं रहा होगा, हाँ तो यहाँ पे थे। अगला जुलाई 1830 की क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था तो चार्ल्स दशम था दोस्तों, चार्ल्स दशम था, ठीक है। आगे है चार्ल्स दशम कैसा शासक था। चार्ल्स दशम जो था निरंकुश में प्रतिक्रियावादी शासक था, ठीक है। चार्ल्स दशम अपना प्रधानमंत्री किसे बनाया तो पोलिनेक को बनाया। किसने पोलिनेक को बनाया था, ठीक है। गृह युद्ध जब चार्ल्स दशम जो था, चार्ल्स दशम के शासक में जब प्रधानमंत्री पोलिनेक को बनाएगा तो वहाँ पे एक गृह युद्ध हुआ था, ठीक है। तो कब हुआ था दोस्तों तो 28 जून 1830 ईस्वी को हुआ था। अगला है चार्ल्स दशम गद्दी छोड़कर कहाँ भाग गया था तो इंग्लैंड भाग गया था। कहाँ इंग्लैंड भाग गया था। 1830 की क्रांति के बाद, 1830 की क्रांति के बाद किस वंश का अंत हो गया था तो बोरो वंश का अंत हो गया, ठीक है। 1830 की क्रांति जब हुआ था, मतलब जब जहाँ के जनता ने क्रांति किए थे तो 1830 के बाद क्या हुआ कि बोरो वंश का अंत हो गया। अगला क्वेश्चन 1830 की क्रांति के बाद किस वंश का शुरुआत हुआ था तो आलियंस वंश का, ठीक है। आलियंस वंश का शुरुआत हुआ। बोरो वंश का तो अंत हुआ लेकिन आलियंस वंश का शुरुआत हो गया, ठीक है। आगे है दोस्तों, आगे है 1848 ईस्वी की क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था तो लुई फिलिप था, ठीक है। लुई फिलिप पूछे एग्जाम में कि 1848 ईस्वी की क्रांति के समय वहाँ का राजा कौन था तो लुई फिलिप था। अगला क्वेश्चन है लुई फिलिप कैसा शासक था। लुई फिलिप कैसा शासक था उदारवादी शासक था, ठीक है, उदारवादी। 1848 ईस्वी में लुई फिलिप किसे प्रधानमंत्री बनाया था गीजो को बनाया, ठीक है, गीजो को बनाया, ठीक है, गीजो को। अगला क्वेश्चन है देख सकते हैं यहाँ पे, अगला क्वेश्चन है विशाल भोज का आयोजन किसके नेतृत्व में हुआ था। देखो यहाँ पे एक विशाल भोजन का आयोजन किया गया था, ठीक है। तो किसके नेतृत्व में किया गया था तो थियर्स के नेतृत्व में किया गया, थियर्स के नेतृत्व में किया गया था। अगला है लुई फिलिप गद्दी कब त्याग गया। लुई फिलिप गद्दी कब त्याग दी। लुई फिलिप गद्दी कब त्याग दी तो 24 फरवरी 1848 ईस्वी में गद्दी त्याग दिया था, ठीक है, लुई फिलिप। इटली के एकीकरण में, अगला है क्वेश्चन इटली के एकीकरण में किनका योगदान था तो देखिए इन पे 3 लोग का योगदान था। देखिए इटली का एकीकरण जब हो रहा था तो मतलब 3 व्यक्ति थे, 4 व्यक्ति का जो महत्वपूर्ण योगदान था। पहला था मेजनी, दूसरा काउंट कायोर, तीसरा गैरीबाल्डी और लास्ट जो थे विक्टर एनुमुअल। इन चारों का इटली के एकीकरण में पूर्ण योगदान था, ठीक है, पूर्ण योगदान था। आगे बढ़ते हैं
आगे है, मेजनी का संबंध किस दल से था? तो कार्बोनरी से था। क्या था? कार्बोनरी से। एग्जाम पूछेगा मेजनी किस दल से संबंध था? तो कार्बोनरी से था। मेजनी का जन्म कब हुआ? मेजनी का जन्म कब हुआ? तो 1805 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, मेजनी का जन्म हुआ था। ठीक है, मेजनी का संबंध किस दल से रही? तो बता दें कार्बोनरी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, VVI, यंग यूरोप की स्थापना किसने की? यंग यूरोप की स्थापना किसने की? तो मेजनी ने की। किसने? मेजनी ने। यंग यूरोप की स्थापना मेजनी ने की थी। ठीक है, आगे है, यंग यूरोप की स्थापना किस वर्ष की गई थी? जो यंग यूरोप की जो स्थापना हुआ था तो 1821 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, सांडिनिया पिडमाउंट का नया शासक कौन था? जो सांडिनिया पिडमाउंट था उनका नया शासक कौन था? तो विक्टर एमैनुएल। विक्टर एमैनुएल। ठीक है, अगला है, विक्टर एमैनुएल की अपना प्रधानमंत्री किसे बनाया? तो काउंट कायूर को बनाया था। ठीक है, काउंट कायूर को बनाया था। अगला है, अगला क्वेश्चन है, क्रीमिया युद्ध कब से कब तक चला? क्रीमिया युद्ध जब हुआ था, जो काउंट कायूर के शासन में क्रीमिया युद्ध हुआ था तो 1853 से 54 में चला था। 1 वर्ष चला था। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया 1 वर्ष युद्ध चला गया था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे VVI लिखा है। गैरीबाल्डी पेशे से क्या है? देखो ये एग्जाम में 100% पूछेगा, लिख के ले लो। ये है कि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में जरूर से जरूर पूछेगा। ठीक है, तो इससे एकदम मिस मत कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। ठीक है, ये जितना भी आपको वीडियो कराए हुए हैं सब अपने दोस्तों के पास शेयर करें, व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करें। ठीक है, तो ये जो है क्वेश्चन, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? पेशे मतलब जो उनका जो काम है, मेन काम, जैसे जो जैसे कि अपने भाषा में बोले तो जो कोई भी जात होता है उनके हिसाब से, राजपूत है तो गोली बेई, राजपूत है तो शेरी, जैसे होता है राजपूत में, और भी है मलाह है तो सब मछली मार, इसे वही पेशे था। तो पेशे से क्या था? तो उसका नाविक था, पेशा था नाविक। ठीक है, नाव चलाना था। ठीक है, अब है गैरीबाल्डी किसके विचारों से समर्थ था? तो मेजनी से। मेजनी जो था, मेजनी के विचार से समर्थ, मतलब उनके बातों से ये समर्थ है। अब अगला क्वेश्चन, गैरीबाल्डी अपनी सेना लेकर किससे आक्रमण किया? किसने आक्रमण किया? तो सिसिली तथा नेपल्स पर आक्रमण किया था गैरीबाल्डी। अगला क्वेश्चन है 1862 ईस्वी में गैरीबाल्डी ने किस पे आक्रमण किया? तो रोम पे किया था। 1862 में गैरीबाल्डी ने रोम पर आक्रमण किया था। ठीक है, तो वही मतलब यहाँ पे जो गैरीबाल्डी थे और काउंट कायूर, जब गैरीबाल्डी रोम पर आक्रमण कर रहे थे तो काउंट कायूर बोले कि नहीं, हम आक्रमण नहीं कर देंगे, और ये अपना सेना काउंट कायूर जो अपना सेना भेजें, तो उन्हीं हिसाब से फिर गैरीबाल्डी अपना सब जितना भी धन संपत्ति सब त्याग देते हैं। अभी पढ़े, वीडियो में डाला है, आप लोग लेक्चर नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर देखें, उसमें पूरा डीपली में बताया गया है। अब है, गैरीबाल्डी की जीवनी किसने लिखी? देखिए यहाँ पे जीवनी मतलब उनके बारे में कौन लिखा है। ठीक है, उनके बारे में कौन लिखा है जीवनी? तो गैरीबाल्डी की जीवनी कौन लिखा था? तो लाला लाजपत राय ने लिखा था। क्या? लाला लाजपत राय ने। अगला है, लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? तो गैरीबाल्डी ने किया था। किसने? गैरीबाल्डी ने दोस्तों किया था। अगला है, इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ? देखो ये भी VVI है। देखिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं VVI। इटली का एकीकरण कब, लिखे में नहीं बना है, इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ था? तो 1871 ईस्वी में। इसको हम ध्यान रखिएगा, इसको मत मिस कीजिएगा दोस्तों, ये बहुत जरूरी है। ये और गैरीबाल्डी पेशे से क्या था, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट VVI। अगला है, बिस्मार्क किसके विचारों से प्रभावित था? हीगेल के विचारों से प्रभावित था। ठीक है, हीगेल के विचारों से। और इटली के एकीकरण में किनका योगदान नहीं था? तो बिस्मार्क का योगदान नहीं था। बोले जैसे कि बताएं, इटली के एकीकरण में किनका योगदान था? तो 4 लोगों का योगदान था। मेजनी था, काउंट कायूर था, गैरीबाल्डी, विक्टर एमैनुएल था, और बिस्मार्क जो थे, बिस्मार्क अकेले जर्मनी के एकीकरण में उनका योगदान था, इटली के एकीकरण में नहीं। ठीक है, चाहे कन्फ्यूज ना हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है, रक्त एवं लौ की नीति किसने अवलंबन किया? रक्त एवं लौ की नीति अवलंबन किसने किया? तो बिस्मार्क ने किया था। ठीक है, बिस्मार्क जो थे वो हीगेल के विचारों से प्रभावित हैं और ये रक्त एवं लौ की नीति अवलंबन किए थे। ठीक है, अगला है, किसने? तो बिस्मार्क ने किया था। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क कितने युद्ध लड़े थे? जब बताएं, जैसे कि जब जर्मनी का एकीकरण हुआ था तो बिस्मार्क ने 3 युद्ध लड़ा था।
तीन युद्ध कौन कौन लड़ा था तो ये पढ़ेंगे। अच्छा 3 युद्ध लड़ा था, नाम बता दे रहे हैं, सेडेवा, सेडान और डेनामार्क। 3 युद्ध लड़ा था, ठीक है। तो पहले देखिए यहाँ पे लिखा है, क्वेश्चन भी आया है, बिस्मार्क ने प्रथम युद्ध कब लड़ा था? तो 1864 ईस्वी में। दोस्तों पूछेगा प्रथम युद्ध कब लड़ा था बिस्मार्क ने? तो 1864 में, जिसमें किनका हार हुआ था? तो डेनामार्क का हार हुआ था, डेनामार्क का हार हुआ था। अब है बिस्मार्क ने द्वितीय युद्ध कब लड़ा? तो 1866 ईस्वी में लड़ा था, ठीक है। तो किनके में होता, किनके बीच हुआ था? सेडेवा का युद्ध, नहीं इनका नाम क्या था? तो सेडेवा का युद्ध। जैसे कि बताएं 3 युद्ध लगता है, एक सेडान, सेडेवा, और इसमें जर्मनी का जीत हो गया था, ठीक है। कब? द्वितीय युद्ध में कब हुआ था? तो 1866 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, बिस्मार्क ने तृतीय युद्ध कब लड़ा? तृतीय युद्ध कब लड़ा? तो 1870 ईस्वी में। कौन? सेडान का युद्ध लड़ा। देखिए तीनों आ गया, डेनामार्क, सेडेवा, सेडान, 1870 ईस्वी में, ठीक है, 1870 ईस्वी में। अगला देखिए ये भी आई है, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? जर्मनी का एकीकरण 1871 ईस्वी में पूर्ण रूप से पूरा हो गया, ठीक है। और इसमें इटली का भी एकीकरण जो था पूर्ण रूप से पूरा हो गया था, और ये जर्मनी का एकीकरण 1871 में ही पूरा हुआ था, ठीक है, 1871 में ही पूरा हुआ था। आगे है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? तो 10 मई 1871 में, 1871 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। आगे दोस्तों बढ़ते हैं, यूरोप का मरीज किसे कहते हैं? यूरोप का मरीज किसे कहते हैं? तुर्की को। किसे? तुर्की को। अगला है, इंडियानोपोल की संधि, इंडियानोपोल की संधि कब हुई? इंडियानोपोल की संधि कब हुई? तो 1829 ईस्वी में। अगला है, कुस्तुनतुनिया संधि कब हुआ था? देखिए कुस्तुनतुनिया है, इसकी संधि कब हुआ था? 1832 ईस्वी में, 1832 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, हंगरी पर किसका प्रभाव था? तो ऑस्ट्रिया का प्रभाव था, कि ना, ऑस्ट्रिया का हंगरी पर प्रभाव था, ठीक है। अगला है, हंगरी की राजधानी कहाँ है? हंगरी की राजधानी कहाँ है? तो बुडापेस्ट। कहाँ है दोस्तों? बुडापेस्ट है, बुडापेस्ट, ठीक है, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। अगला है, पोलैंड पर किनका प्रभाव था? पोलैंड पर किनका प्रभाव था? तो रूस का प्रभाव था, रूस का, ठीक है, प्रभाव, दबदबा पूरे रूस का था, ठीक है। अब है दूसरा क्वेश्चन, बोहिमिया किसके अधीन था? बोहिमिया के बारे में पढ़ेंगे आप लोग। आपको लेक्चर, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग लेक्चर नहीं देखें हैं यूरोप में राष्ट्रवाद, जाकर देख लें, आपको पूरा वीडियो डाला गया है मेरे चैनल पे, आप सब्सक्राइब जरूर कर दें, उस पर आपको यूरोप में राष्ट्रवाद पे पूरा लेक्चर डाला गया है, आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो बोहिमिया किसके अधीन था? तो ऑस्ट्रिया के अधीन था, ठीक है, अधीन था। और लास्ट क्वेश्चन, बस लास्ट है दोस्तों, ये लास्ट नंबर नहीं लिखा गया है। तो आज का क्लास यहीं तक है, पूरा आपको ऑब्जेक्टिव करा दिए। आपको कहीं से भी, आपको कोई भी पूछ दे यूरोप में राष्ट्रवाद का ऑब्जेक्टिव, आप लोग जरूर बताएंगे, ठीक है। आपको उम्मीद करते हैं जरूर बताएंगे। देखिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, अब कुछ नया लेकर दूसरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे, ठीक है। तो आज के लिए यहीं तक, थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।